कहानी की शुरुआत टीना से होती है, जिसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। उसे थोड़ा समय चाहिए था आने वाली जीवन के बारे में सोचने के लिए। वह यह तय कर पा नहीं रही थी कि किस फील्ड में वह अपने करियर की शुरुआत करे। एक रोज की बात है, टीना अपने घर से निकलकर सामने के पार्क में जाती है। वह जैसे ही पार्क में एंटर करती है, उसके ठीक सामने ही एक लड़का उसे आते हुए दिखाई पड़ता है। टीना की आंखें उस लड़के के आंखों से मिल जाती हैं। टीना को बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि उस लड़के की आंखें गुलाबी रंग की थीं। एक पल के लिए टीना के चेहरे में हंसी आ जाती है। वह सोचती है कि फैशन ने अब अपनी चरम सीमा पार कर ली है। लड़के लेंस लगा भी रहे तो इतने भड़कीले किस्म के कितना अजीब लग रहा है। खैर, वहां से मन हटाकर वह सामने के बेंच पर जाकर बैठ जाती है। पास ही में बच्चे खेल रहे थे। ठंडी ठंडी पवन के झोंके मन को तृप्त कर रही थी। टीना को काफी अच्छा लग रहा था। वह आसपास में लगे पेड़ पौधे, फूल बगीचे देखे जा रही थी। अचानक से टीना के मन में कुछ ख्याल आने लगता है। टीना के घर में पिछले देर रात काफी लड़ाई झगड़ा हुआ था। दरअसल टीना की छोटी बहन अंजलि की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। टीना की मां का कहना था कि उनकी बच्ची पर किसी ने काला जादू कर दिया है। यही कारण है कि लाख दवाइयां करने पर भी वह ठीक नहीं हो पा रही है। पर उसकी मां की बातों का टीना के पिता पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। यही कारण था कि उनके घरों में आए दिन इन सब बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुए जा रहा था। टीना काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहती है, इन सब बातों में मैं अपने बारे में सोच ही नहीं पा रही हूं कि मैं आने वाले जीवन में क्या करूं। वैसे टीना ने कई कंपनीज में अप्लाई किया हुआ था, पर फिर भी ना जाने क्यों उसे कुछ भी अच्छा सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए टीना वापस अपने घर चली आती है। घर आकर वह एक न्यूज़पेपर को पढ़ने लगती है। न्यूज़पेपर के आखिरी पन्ने को पलटते वक्त उसकी नजर एक ऐड पर जाती है, जिसमें लिखा था, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लीजिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। जब तक कि आप अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान न पहुंचाते हो, आइए तंत्र विद्या सीखिए और अपने आप को और अपने परिवार को काले जादू से सुरक्षित कीजिए। टीना को बहुत अजीब लग रहा था कि आखिरकार वह इतने ध्यान से कैसे इन सब बातों को पढ़ रही है। फिर वह कहती है, अगर मैंने इसे पढ़ भी लिया तो क्या बुरा किया, मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए। हो सकता है यह लोग शायद अंजलि की कुछ रियल में हेल्प कर पाए। नहीं, अगर डैडी को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। ये कहते हुए टीना अखबार मोड़कर एक तरफ रख देती है और अपने कामों में बिजी हो जाती है। रात के खाने के बाद वह वापस अपने कमरे में आती है और वह न्यूज़पेपर की तरफ देखने लगती है। वह मन ही मन सोचती है, आखिर इसमें क्या हर्ज है अगर वह एक बार इस नंबर पर फोन कर ले। टीना उस नंबर पर फोन मिला देती है। कॉल जा रहा होता है। सामने से किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ती है कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। टीना सारी बातों का जिक्र करती है। वह आदमी उसे कोई पता लिखने को कहता है और उस पते पर टीना को अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहता है। अगला दिन आता है। टीना सुबह जल्दी उठकर अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाकर घर से जल्दी निकल जाती है, ये सोचते हुए कि किसी भी हाल में उसे लेट नहीं होना है। वक्त से पहले ही टीना उस पते पर पहुंच जाती है। काफी सुनसान थी वह जगह। टीना को अचानक से अजीब और डर लगने लगा था। उस जगह पर कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। पास में एक छोटी सी घर थी जो बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। दीवारें टूटी फूटी हुई थीं। छत की दीवारें भी बिल्कुल टूट चुकी थी। टीना बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे ये कौन सी जगह बुला लिया, कहीं ये लोग फ्रॉड तो नहीं है, कहीं लुटेरे तो नहीं। यहां तो एक चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही। और इतना टूटा घर, इनके पास घर के छत को बनाने के लिए पैसे नहीं है, पर पेपर में ऐड देने के लिए है। वह ये सब बोल ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक जाती है और झटके से पीछे मुड़कर देखती है। टीना के सामने एक पतला दुबला आदमी खड़े होकर था, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह कहता है, शायद तुम्हें बहुत ही ज्यादा मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम इतनी जल्दी आ गई। खैर कोई बात नहीं, अच्छा है, अंदर आ जाओ। उस वक्त टीना को लग रहा था कि शायद कुछ बुरा होने वाला है। शायद उसने खुद अपने मौत की दावत उनके हाथों दे दी है। एक लड़की होने के बावजूद भी वह उस आदमी के साथ क्यों चली जा रही है? वह उसे मना करके वापस लौट भी सकती है। पता नहीं टीना को क्या हो गया था।
ना चाहते हुए भी वह उस आदमी के पीछे पीछे उस घर के अंदर जा रही थी, जैसे वह मंत्र मुग्ध हो गई हो। किसी छोटी बच्ची की तरह वह पीछे पीछे उस आदमी के साथ चली जा रही थी। टीना अंदर की तरफ आ जाती है। सामने काफी सारे तंत्र विद्या के सामान बिखरे पड़े थे, खून, खोपड़ी और भी विभिन्न तरह की चीजें जो तंत्र मंत्र प्रक्रिया करते वक्त लगती हैं। वह सारी चीजें जमीन में बिखरी हुई थीं। वहां बीचों बीच एक एक आदमी बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। वह टीना को देखकर रुक जाता है और उसे सामने आकर बैठने को कहता है और बोलता है, डरो मत, हम बुरे नहीं हैं। हमारा काम अच्छाई करना है। जो तुमने हमें बतलाया था अपनी बहन के बारे में, मैंने उन बातों को गौर किया। मैंने अपने तंत्र विद्या के बलबूते बहुत कुछ भयावह बातों का पता भी किया। वह आदमी टीना से पूछता है कि बीते कुछ दिनों से उसके सोसाइटी में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। क्या कुछ ऐसा जो कुछ नया हो, अजीब लगे? टीना एकदम से कहती है, हाँ गुरुजी, हाँ, कुछ तो हो रहा है गलत। मेरे सोसाइटी के कई लोग मारे जा चुके हैं, करीबन 6 से 7 जना। डर का माहौल भी है, कोई सोसाइटी छोड़कर जा भी नहीं पा रहा है। आखिर कितनों ने अपनी पूंजी लगाकर उस घर को खरीदा है। मेरी मां को लगता है कि किसी ने टोटका कर दिया है या फिर सब पर काला जादू कर दिया है। यही कारण है कि सब लोग मर रहे हैं और इसलिए मेरी मां को यह शक हो गया है कि मेरी बहन पर भी किसी ने काला जादू किया है, इसीलिए वह बीमार रहती है। वह आदमी टीना से कहता है कि आपके बहन पर काला जादू नहीं हुआ है, जबकि यह काम खून चूसने वाले पिशाच का है। यह वाक्य सुनकर टीना चौंक जाती है। क्या खून चूसने वाले पिशाच? यह कैसे हो सकता? आज के युग में नहीं, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में इसका कोई लेना देना नहीं है। टीना को समझाते हुए वह पतला दुबला आदमी कहता है कि वे लोग संस्था चलाते हैं जिसमें भूत प्रेत चुड़ैल को पकड़कर इसी घर में कैद कर लिया जाता है। हमारे गुरुजी ऐसी ही चीजों में रुचि रखते थे। उनका काम जन कल्याण के लिए ही था। वह जगह जगह जाकर ऐसी चीजों से लोगों को छुटकारा दिलाते थे। उनका गुजर बसर इन्हीं सब चीजों से होता था। वह लोगों की मदद करते थे। लोग अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें जो भी देते वह स्वीकार करते, जिससे उनका घर चलता था। उनकी दी हुई सिद्धियों के ही कारण आज उनके सुपुत्र यहां है। उन्हें पता चल जाता है कि किस जगह किस चीज का ज्यादा उपद्रव है। ऐसे देखा जाए तो संसार में मनुष्य है तो साथ ही साथ प्रेत आत्माएं भी हैं, बस हमारी आंखें उन्हें देखने में असमर्थ है। टीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बेचैनी के साथ गुरुजी से पूछती है, इसमें मेरी बहन का क्या लेना देना और हमारी ही सोसाइटी क्यों गुरुजी? गुरुजी बतलाते हैं, यह उन पर निर्भर करता है कि वह कब और किस जगह जाकर हमला करें। यह कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं जिन्हें आसानी से मंत्रों की शक्ति से कैद कर लिया जाए। इनसे लड़ने के लिए अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इंसान के साथ साथ ये चलते हैं और इंसान के आसपास बड़ी ही आसानी से रहते हैं। इन्हें पकड़ पाना और वश में कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें मात देने के लिए हमारे पास एक ठोस योजना होनी चाहिए। टीना पूछती है, वह सब तो ठीक है गुरुजी, तो क्या उन्होंने मेरी बहन की तबीयत खराब की है? उसमें क्या कोई मंत्र फूंका है? गुरुजी टीना को बतलाते हैं कि पिशाच ने उसकी बहन के हाथ में काटा है, जिसके कारण उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। टीना पूछती है, तो फिर क्या मेरी बहन भी पिशाच में बदल जाएगी? जीना में सर हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह उन पर निर्भर करता है कि वह किसे खून चूसने वाले पिशाच में परिवर्तित करें। असल जिंदगी में बेटी बहुत सारी बातें अलग होती है। तुम ज्यादा मत सोचो, बस हम जैसा कहते हैं बस वैसा करो। टीना वहां से उठकर गुरुजी से कहती है कि फिलहाल के लिए वह उन्हें कुछ ऐसी चीज दें जिससे वह अपनी बहन की जान बचा पाए, उसकी तबीयत कुछ हद तक ठीक हो पाए। गुरुजी उसे विभूति देते हैं और कुछ खाने के लिए प्रसाद के रूप में फल देते हैं। वह टीना से कहते हैं कि उसकी बहन को बिल्कुल भी बाहर निकलने मत देना, कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए। अगर जान प्यारी है तो अपने परिवार को भी सतर्कता के साथ रहने के लिए कहते हैं और टीना को मना करते हैं कि वह इन सब बातों का जिक्र सोसाइटी में किसी से भी ना करें, यहां तक अपने माता पिता से भी नहीं, क्योंकि एक बार अगर उन पिशाचों के कानों में भनक भी पड़ गई तो वे लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। वह लोग मिलकर एक साथ हमला करके एक ही क्षण में सभी की प्राणों की बलि ले लेंगे। इसलिए जो भी काम करना होगा बड़ी ही होशियारी के साथ।
वह टीना से कहते हैं कि सबसे पहले यह विभूति लेकर सोसाइटी की चारों ओर छिड़क दो। इस विभूति के प्रभाव से वे सारे पिशाच उसके सोसाइटी में एंटर नहीं कर पाएंगे, जिससे कुछ हद तक सभी सोसाइटी के लोग सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ गुरुजी टीना को अपनी योजना के बारे में बतलाते हैं। योजना के अनुसार वह टीना को एक ताबीज भी पहनाते हैं, जिससे इंसान और पिशाच में फर्क किया जा सकता है। अर्थात अगर टीना के सामने कोई पिशाच आ खड़ा हुआ तो वह उसे पहचान जाएगी, वह चाहे किसी भी भेष में हो, पर टीना को वह पिशाच के रूप में ही दिखेगा। इन सब बातों में रात काफी हो गई थी। रात के करीबन 11:30 बज चुके थे। टीना की मां परेशान होकर टीना को लगातार फोन किए जा रही थी। बाहर का माहौल इतना खराब था और देर रात उनकी लड़की घर से बाहर थी। टीना की मां का बुरा हाल हो रहा था। फाइनली सारी बातें खत्म होती है और गुरुजी असिस्टेंट टीना को घर तक छोड़ आते हैं। टीना की मां टीना को देखते के साथ ही गुस्सा करती है और कहती है, क्या तुम्हें बाहर के माहौल के बारे में पता नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं कि सोसाइटी में कितनी सारी मौतें हो चुकी है, फिर भी तुम देर रात आजाद पंछी बनकर घूम रही हो? क्या तुम्हें अपने माता पिता की जरा सी भी फिक्र नहीं? क्या तुम्हें अपनी बहन की भी फिक्र नहीं? टीना अपनी मां को शांत करते हुए कहती है, मां मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई कि मुझे आने में लेट हो गई। फिलहाल आप गुस्सा शांत कीजिए और मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टीना की मां टीना को माफ कर देती है और खाना लेने के लिए अंदर किचन में चली जाती है। टीना के मन में उस वक्त ढेरों बातें चल रही थी। खाना परोसा जा चुका था। टीना खाना खाते खाते उन्हीं सब बातों को सोच रही थी जो गुरुजी ने उसे करने को कहा था। अगले सुबह तड़के में ही 5 बजे भोर में ही टीना अपने घर से निकलती है और पार्क की तरफ जाने लगती है। पार्क में वह जॉगिंग करते वक्त एक्सरसाइज करने लगती है। अचानक से सामने से 3-4 लोग उसे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वे लोग भी ट्रैकिंग सूट में जॉगिंग करते करते उस पार्क में आए हुए थे। सारे इंसान तो उसे इंसान ही दिख रहे थे। टीना के होश तब उड़ जाते हैं जब उसे वही लड़का दिखता है जो उस दिन टीना को पार्क में झटके से दिखा था, जिसकी आंखें बिल्कुल ही गुलाबी थीं। टीना उसका असली रूप देख पा रही थी। वह एक वैम्पायर था जिसकी आंखें बिल्कुल ही गुलाबी थीं, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था। वह उस वक्त स्माइल दे रहा था और उसकी साइड के 2 दांत भी दिख रही थी जो कि काफी भयंकर लग रही थी। टीना नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है। वह पूछती है, पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम इस जगह नए नए आए हो? वह लड़का हाँ में जवाब देता है। बातों ही बातों में टीना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। वह लड़का भी जो कि वैम्पायर था अपना नाम शैम बतलाता है। वह टीना को बतलाता है कि वह और उसके सारे फ्रेंड्स यहां घूमने के लिए आए हुए हैं। वे लोग घूमना पसंद करते हैं। ये एक तरह से बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है और वह बहुत कुछ सीखते भी है, जैसे पर्टिकुलर देश के तौर तरीके, रहन सहन, सभाओं, खाने पीने का अंदाज वगैरह वगैरह। टीना भी नॉर्मल बात करते हुए ऐसा दिखाती है जैसे कि वह उसके बातों से काफी प्रभावित हो रही है। वह कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। पहली नजर में मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। वैसे तुम हो कहाँ के हो शैम? शैम टीना से कहता है कि वह ट्रांसिल्वेनिया रोमानिया क्षेत्र से आया है। टीना मन ही मन सोचती है कि गूगल में उसने इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुना था। इसका मतलब यह सच है कि वहां पर ड्रेकुला रहते हैं। तो क्या वहां के लोगों की आबादी कम हो गई थी जो ये यहां मरने आ गए, यहां के लोगों को बेरहमी से मार रहे हैं? पर वह अपने मन को समझाते हुए कहती है कि क्या वह पागल हो गई है? चाहे वहां के लोग मरे या यहां के आखिरकार मर तो मासूम ही रहे हैं। टीना उसके तरफ गुस्से से देखती है। इतने में उसकी नजर शैम से मिल जाती है और वह फिर स्माइल करने लगती है और उससे कहती है कि किसी दिन वह उसके घर आए खाना खाने के लिए। दरअसल यह सब गुरुजी की योजना के अनुसार ही हो रहा था। गुरुजी ने उससे कहा था किसी एक वैम्पायर से दोस्ती करनी होगी और उसे अपने घर में निमंत्रण देना होगा खाने के लिए। उन्होंने कुछ दिया भी था जिसे खाने में मिलकर उसे खिलाना होगा, जिसके जरिए वह उसे गुरुजी के पास ले आ सकती है और उस एक वैम्पायर के जरिए पूरे वैम्पायर आर्मी को खत्म किया जा सकता है। शैम टीना से कहता है कि फिलहाल उसके पास समय नहीं है, क्योंकि उसने उसे उसके घर खाने का निमंत्रण दिया है तो उसे आना तो पड़ेगा ही। यह कहकर शैम वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन से जब भी टीना अपने घर से किसी भी काम के लिए निकलती
तो रोज शैम उससे मिलता। टीना की अब अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी उस वैम्पायर के साथ। एक रोज की बात है, टीना अपने घर से निकलती है। टीना की मां ने टीना को कुछ शॉपिंग करने के लिए कहा था। टीना शॉपिंग के लिए जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे शैम मिल जाता है और वह टीना की हेल्प करने के लिए जिद करने लगता है। टीना कहती है कि ठीक है चलो। वह मन ही कहती है कि शॉपिंग मॉल में लोगों को देखने के लिए जा रहा है कि कौन कितना तगड़ा मोटा ताजा है जिसे वह झटके से मारकर अपना शिकार बना पाए और खून चूस पाए है। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वह तो काफी अच्छे से शॉपिंग में टीना की मदद किए जा रहा था। रह रह के टीना का ख्याल ऐसे रख रहा था जैसे टीना कोई उसकी पुरानी प्रेमिका हो। आसपास के लोग शैम के बर्ताव को ऐसे देख रहे थे जैसे वे दोनों काफी पुराने प्रेमी हो। देखा जाए तो सचमुच वह तो काफी प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था। इसमें तो काफी तहजीब भरी हुई थी। टीना को काफी अच्छा भी लग रहा था। घर आते वक्त टीना शैम से पूछती है कि उसकी उम्र क्या है। शैम टीना से कहता है उसे ठीक से पता तो नहीं, पर हां वह उससे उम्र में बड़ा है। टीना: ओ अच्छा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम घर कब आ रहे हो खाने पे? शैम उसे कहता है। बहुत जल्द अब टीना को काफी अजीब लगने लगा था। उसे हल्का हल्का आभास हो रहा था कि शैम उसे जिस नजर से देख रहा था जैसे वह उसे पसंद करने लगा था, या फिर यह उसकी कोई चाल तो नहीं उसे मारने की, उससे दोस्ती बढ़ाकर वह उसका खून चूसना चाहता हो। आखिरकार टीना भी तो उससे दोस्ती गुरुजी के कहने पर ही कर रही थी। उसे भी तो उस वैम्पायर को ठिकाने लगाना था। टीना अपने घर के दरवाजे से अंदर एंटर कर ही रही थी कि शैम टीना का हाथ पकड़ लेता है, उसके माथे पर एक किस कर देता है जिससे टीना शर्म से लाल हो जाती है। इससे पहले कि टीना शैम से कुछ पूछती, शैम जल्दी में वहां से चला जाता है। आज रात टीना को नींद नहीं आ रही थी। अब वह अपने आप को बार बार कोसे जा रही थी कि किस मनहूस घड़ी में उसने शैम से दोस्ती की। आखिर क्यों वह गुरुजी के बातों के चक्कर में पड़ गई? अगर उसे नहीं पता होता कि यहां इतने सारे वैम्पायर आ पड़े हैं तो वही अच्छा होता। टीना को लग रहा था कि अब वह भी शैम को पसंद करने लगी है। उसे घबराहट होने लगती है। वह उठकर ऐसी बंद करती है और खिड़की की तरफ जाकर उसे खोलकर बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने देती है। बेचैन मन से वह इधर उधर देख रही थी कि अचानक उसे नीचे शैम खड़ा हुआ दिखाई देता है। वह हाथों से इशारा करके टीना को अपने पास बुला रहा होता है। टीना मन ही मन सोचती है कहीं ये मुझे मारकर खून पीने के लिए तो नहीं बुला रहा। पर फिर उसे एकाएक याद आता है कि गुरुजी के दिए हुए ताबीज तो उसके गले में ही है, जिसके रहते वह उसे मार नहीं सकता है। टीना नीचे की तरफ दौड़कर जाती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, देर रात 2 बजे तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें घर पर होना चाहिए। ऐसे बाहर क्यों खड़े हो? कोई देखेगा तो पागल या चोर समझेगा। तुम्हें रात सोने के लिए होती है ना। अभी यह सब बोल ही रही थी कि शैम उसे गले लगा लेता है। टीना को काफी आश्चर्य हो रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी इससे दोस्ती के हुए अभी उसे बस 1-2 महीने ही हुए हैं और यह सब क्या हो गया? क्या यह सचमुच मुझसे प्यार करने लगा है? शैम टीना की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम जानती हो कि मैं एक ड्रैकुला हूं। टीना अचंभित हो जाती है और धीरे से पीछे हट जाती है। कौतूहल भरी नजरों से वह शैम को एकटक देखे जा रही थी। शैम टीना से कहता है कि हां, यह बात सच है कि इस जगह के लोगों को मेरे ही कई दोस्तों ने मिलकर मारा है। पर मैं सच कहता हूं कि टीना, मैंने अभी तक यहां के किसी भी इंसान नहीं मारा है। ट्रांसिल्वेनिया में हमारा आतंक चरम सीमा पर था। जिंदा रहने के लिए मुझे लोगों का खून पीना ही पड़ता था। यह मेरे बस में नहीं था, पर मैं अपने दोस्तों की तरह हर वक्त लोगों का शिकार नहीं किया करता था। जब मेरी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी तभी मैं उनको अपना शिकार बनाता था। पर मेरे ग्रुप से अधिकतर वैम्पायर हैवानियत की हदें पार कर रहे थे। उन्होंने मिलकर एक पूरा गांव ही खाली कर दिया था, जिसके कारण वहां पर करीबन 10 से 20 प्रीस्ट को बुलाया गया, पवित्र जल का छिड़काव और विभिन्न तरह की क्रिया की गई। हमें हराने व वहां से भगाने का इंतजाम किया गया और वे कामयाब भी हुए। हमारे बहुत सारे साथी मारे गए। हमें कई दिनों तक छुप कर रहना पड़ा था। हम काफी कमजोर हो गए थे। हमने तय किया था कि कुछ समय हम दूसरे देश में जाकर बिताएंगे। जब हम पूरी तरह से ताकतवर बन जाएंगे तब हम वापस अपने देश जाकर बस जाएंगे और मिलकर सभी पर हमला कर देंगे।
मैं यहाँ रह रहकर बहुत सारे ऐसे लोगों की मदद कर देता हूँ जिनके जान को पिशाचों से खतरा होता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते से नहीं बल्कि 1 साल से देख रहा हूँ। पहले ही दिन तुम मुझे बहुत ही पसंद आ गई थी। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मेरे बाकी दोस्तों को इन बातों का पता चल गया कि मैं इंसानों की मदद करता हूँ। उन्होंने मुझे अपने मंडली से बाहर निकाल दिया, यह कहते हुए कि मैं ड्रैकुला के नाम पर कलंक हूँ। मुझे इंसानों के खून पीने में तकलीफ होती है। टीना धीरे धीरे से आगे बढ़कर शैम से पूछती है कि उसके बाकी के मंडली के लोग कहाँ हैं जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। और तुम सुबह और दोपहर कैसे चलते हो ड्रैकुला? तो धूप में नहीं निकल सकते ना? इस बात पर शैम टीना को बतलाता है कि उसने जो लिबास पहना है वह उनके शरीर को धूप से बचाता है, जिसके कारण उन्हें कोई भी हानि नहीं होती है। टीना शैम से कहती है, शैम, तुम तो बहुत अच्छे ड्रैकुला हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ रहे। खैर कोई बात नहीं शैम, तुम यहां से चले जाओ और जाते हुए मुझे तुम्हारी मंडली के किसी भी एक जने का पता दे दो। मुझे उसे गुरुजी के पास ले जाना होगा। उसके जरिए गुरुजी बाकी सारे ड्रैकुला का खात्मा कर पाएंगे। टीना को ऐसा कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी उसने साहस करके कहा कि मुझे तुम्हारे एहसास की कद्र है, पर फिर भी तुम्हें एक रक्त पिशाच हो, कहा मैं एक इंसान। हमारा कोई मेल नहीं हो सकता, पर फिर भी हम अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे। प्लीज शैम, मुझे उनका पता बतला दो और तुम यहां से दूर चले जाओ। शैम एक साथ पूरे ड्रैकुला का पता टीना को बतला देता है और अगली रात टीना गुरुजी के असिस्टेंट राजू के साथ दोनों उस दिए गए पते पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने सारी तैयारी की हुई थी और राजू काफी हद तक ट्रेंड भी था। वह पतला दुबला दिखता था जरूर, पर उसमें इतनी ताकत थी कि वह खड़े खड़े एक साथ बहुत सारे ड्रैकुला को पानी पिला सकता था। टीना और राजू शैम के बताए हुए पते पर पहुंच जाते हैं। वह एक पुरानी जगह थी। ऊंची ऊंची पत्थरों की बनी हुई इमारतें थीं। पत्थरें टूटकर बिखरे हुए थे। टूटे हुए पत्थरों के बने खाली जगहों से टीना और राजू अंदर का नजारा देखने लगते हैं। एक से एक निर्दयी भयंकर ड्रैकुला दिख रहे थे। टीना मन ही मन सोचती है, इससे तो लाख गुना अच्छा शैम था। उसके चेहरे से तब भी कुछ तो इंसानियत झलकती थी। अचानक से टीना के चेहरे पर हंसी आ जाती है। उसके मुंह से निकल जाता है, इंसान? अरे वह भी तो ड्रैकुला ही था। इस बात पर राजू टीना से कहता है, ये लोग ड्रैकुला नहीं तो क्या दिख रहे तुम्हें टीना? कुछ नहीं कुछ नहीं, हमें क्या करना चाहिए राजू? राजू पूरे ही इमारतों के बाहर गोल घेरा बना देता है। उसके ऊपर पवित्र जल छिड़कने लगता है। टीना भी यह सब कार्य कर रही होती है कि ऊपर छत से उड़ते हुए एक ड्रैकुला ने उसे देख लिया और अंदर जाकर सबको आगाह कर दिया, जिसके कारण वे सारे ड्रैकुला एक साथ मिलकर राजू टीना पर हमला करने लगते हैं। पर राजू टीना ने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। उन्होंने जो विभूति और जल छिड़का था वह अपना काम कर रही थी। उस विभूति के कारण वे रक्त पिशाच उस घर के बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उन पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव टीना राजू किए जा रहे थे। जल के कारण कुछ पिशाचों के पंख जलने लगे थे। टीना नोटिस करती है कि उसके पास रखी हुई एक विभूति की पोटली अंदर ही रह गई है। वह घेरे के अंदर जाकर उसे लेने जाती है कि एक वैम्पायर उसके ऊपर हमला कर देता है। वह चिल्लाकर जोरों से भागने लगती है, पर सामने से एक और वैम्पायर आ जाता है। वे दोनों टीना को मारने ही वाले थे कि इतने में शैम आकर टीना को बचा लेता है। टीना शैम को जोर से पकड़ लेती है और उसका शुक्रिया अदा करने लगती है कि उसने समय पर आकर उसकी जान बचा ली। राजू शैम को मारने के लिए दौड़े चला आता है, पर टीना उसे रोक लेती है और कहती है कि इसी ने मेरी मदद की है और इसी ने मुझे इन रक्त पिशाचों का पता भी दिया है। राजू को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह बार बार टीना को उससे दूर जाने के लिए, दूर हटने के लिए कह रहा था, पर टीना शैम को पकड़े हुए थी और राजू को आश्वासन दिए जा रही थी कि शैम अच्छा है, हमारे साथ है। फाइनली राजू को भरोसा हो जाता है। राजू कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करता है। इतने में गुरुजी भी उस जगह आ जाते हैं। वह उस जगह हवन क्रिया करने लगते हैं, मंत्र उच्चारण करने लगते हैं और हवन की अग्नि से एक एक टुकड़ा धीरे धीरे करके घेरे के अंदर फेंकते चले जाते हैं। घेरे के अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक हो चला था। करीबन 50 से 100 रक्त पिशाच सर के ऊपर उड़ रहे थे। वे काफी गुस्से में थे और काफी चिल्ला रहे थे। उनके शोर
सारा आकाश गूंज गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनकी गूंज उसी दायरे तक नहीं बल्कि दूर दूर तक जा रही होगी। जैसे जैसे वन के जलते हुए टुकड़े घेरे के अंदर फेंकते जा रहे थे, वैसे वैसे उन ड्रेकुला के शरीरों में आग लगनी शुरू हो गई थी। वह चिल्ला रहे थे। गुरुजी ने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा था। अंत तक वह मंत्र पढ़ते गए। देखते देखते कुछ ही पलों में सारे ड्रैकुला जलकर मरने लगे थे। उनके शोर से सारा आसमान गूंज उठा था। टीना भी है यह सब नजारा देखकर काफी डर रही थी। अचानक से उसकी नजर शैम की तरफ जाती है। गुरुजी के हवन से निकले हुए आखिरी अग्नि के कण को फेंकते के साथ ही शैम के पंखों में भी आग लगनी शुरू हो गई। टीना से देखा नहीं गया। वह अपने दुपट्टे से शैम के शरीर में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है। टीना की आंखों से न जाने क्यों आंसू की बूंदें टपकने लगी थीं। वह जितनी भी जोरों से दुपट्टे से आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, पर उतनी ही तेजी से शैम का शरीर जलने लगा था। शैम टीना को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर टीना उसे छोड़ नहीं रही होती है। शैम टीना से कहता है, दुखी मत हो टीना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह अगले जन्म में मुझे इंसान के रूप में ही इस पृथ्वी पर भेजे और तुम मुझे मेरी जीवन संगिनी के रूप में मिलो, जिसके साथ मैं खुशी खुशी अपना सारा जीवन बसर कर पाऊं। यह कहने के साथ ही वह टीना के सर को चूम लेता है और झटके से अपने से अलग करके दूर धक्का देकर फेंक देता है। टीना के भी हाथों में जलने की चोटें आ गई थी। देखते ही देखते टीना की आंखों के सामने ही शैम झलकर खाक हो जाता है। टीना फूट फूट कर रो रही होती है। गुरुजी टीना के पास आते हैं और उसे उठाते हैं। उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं कि उसने आज बहुत ही नेक कार्य किया है। उसने न केवल बुरे पिशाचों का खात्मा किया, बल्कि एक अच्छे पिशाच की मुक्ति भी कराई है। गुरुजी टीना को लेकर उस जगह से दूर जाने लगते हैं। टीना पीछे पलटकर आंसुओं से भरी आंखों से देखती है। गुरुजी के बातों को गौर करती है, शैम की कही गई बातों को याद करती है और एक हल्की सी मुस्कान भरती है, यह कहते हुए कि हम जरूर मिलेंगे शैम, इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में।